तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा क्लास 10th का जो फर्स्ट यूनिट है रियल नंबर्स, उसके बारे में बात। अगर आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, भले ही आप पंजाब बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से, और आप क्लास 10th में हैं, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में हम रियल नंबर्स के ए टू जेड कंसेप्ट कर देंगे। उसके बाद हम कुछ PYQs और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर एवरी बोर्ड, स्पेशली फॉर सीबीएसई एंड पीएससीबी पंजाब बोर्ड के लिए हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियोस को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स का टाइम ज़्यादा नज़दीक है। तो देखिए, रियल नंबर्स हमारा मैथ्स का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। नॉर्मली इसमें से 3 से 5 नंबर का काम आता है, 3 to 5 मार्क्स। पीएससीबी में 4 मार्क्स का काम आएगा इससे, और सीबीएसई में भी ऑलमोस्ट सेम। तो देख ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट इक्वल नहीं। तो देखिए, रियल नंबर्स शुरू करने से पहले हमें ना उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हमें उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स में हम क्या करते हैं, चैप्टर की जितनी भी डिटेल है, जितना भी कुछ हमें उसके बारे में, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में, प्रीवियस क्लासेस का कुछ डाटा, जो भी कुछ हमें पता होना चाहिए वो कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले ना, जब हम रियल नंबर्स का बेसिक्स करेंगे तो बेसिक्स में सबसे पहले हमें कहा गया है कि प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है। प्रीवियस क्लासेस में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। जैसे कि एक नेचुरल नंबर्स होते हैं, आप हम सभी को पता है, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हों, 1 2 3 4 सो ऑन चलते जाएं, वो नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। और उन्हें हम n से डिनोट करते हैं। मतलब अगर कहीं n लिखा गया तो मतलब हम नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स की। ये जो होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और इन्हें हम w से डिनोट करते हैं। उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स ये तो इंक्लूड होते हैं, और नेगेटिव नंबर्स भी हम इंक्लूड करते हैं। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। उसके बाद कौन से नंबर बचे दोस्तों, उसके बाद नंबर्स बचे रेशनल नंबर्स। अब ये जो रेशनल नंबर्स हैं, जिन्हें हम हिंदी में या पंजाबी में परिमेय संख्या बोलते हैं, यानी कि ये जो रेशनल नंबर्स, उन्हें हम क्यों से डिनोट करते हैं, उनके सेट को। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पहली बात तो आप सबको पता होगा क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हम ये सब पढ़ कर आए हैं। बट अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। देखिए, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, कोई भी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 3/5, 4/1, 0/2, -3/6, सो ऑन, ठीक है। कोई भी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर मींस वो ना इस परिवार से बिलोंग करेंगे। मतलब इंटीजर में से कोई भी आप एक उठा लीजिए, और क्या ना हो, क्यू जीरो ना हो। देखिए, ये डिनोमिनेटर में नीचे क्यू जीरो ना हो, क्योंकि आप सभी को पता है अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो क्या बनता है, इन्फिनिटी, और वो मैथ में अलाउड नहीं है। हम जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, और हम जानबूझकर कभी इन्फिनिटी नहीं बना सकते। हमें हमें कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं करवानी, इसलिए वो कंडीशन गिवन है। तो कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, और p और q इंटीजर्स हों, और q जीरो ना हो, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q इंटीजर्स हों, और q को हम जीरो ना लिखें, q की वैल्यू कभी भी जीरो ना आए, उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि ये आपके एग्जांपल्स आ गए। उसके बाद है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। तो अब इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं, तो उसके बाद अब हमारे पास आ गए इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं, irrational numbers any number that can be written that can not be written। यहाँ पर ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा है, कोई भी नंबर जो ना लिखा जा सके p/q की फॉर्म में। बाकी सो ऑन सारे डेफिनेशन, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो कोई भी एक नंबर जो p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे कि √2, अब देखिए √2/1 मैं लिख सकता हूँ, बट आपको पता है √2 तो इसमें कहीं है ही नहीं, इंटीजर्स में कहीं है ही नहीं। तो ये क्या होना चाहिए, हमारे दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स तो है ही, √2 इंटीजर नहीं है, √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सॉरी, √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो दो नंबर्स जिन्हें हम p/q की फॉर्म में ना लिख सके। उसके बाद आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स के सेट को ना हम p से डिनोट कर सकते हैं, बट ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा गया है कि प्राइम नंबर्स के सेट को हम p से डिनोट करते हैं। कुछ
जो राइटर्स हैं वो इसे यूज़ कर लेते हैं, और इसी तरह इन्हें भी ना हम किसी खास नंबर से डिनोट नहीं करते, बट इनकी डेफिनेशंस क्या है? प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो वो नंबर्स, आपको पता है, वो नंबर्स जो सिर्फ 1 से या सिर्फ खुद से डिवाइड हो, उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। तो वो नंबर्स जो सिर्फ 1 से या सिर्फ खुद से डिवाइड हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2, 3, 5 और 7, सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। तो देखिए, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स, ठीक है, जिनमें ना सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर हो, उन्हीं नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। देखिए, को मतलब टुगेदर, मतलब दो प्राइम नंबर्स को एक साथ लिख देंगे तो वो नंबर्स क्या होंगे? हमारे को प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2 और 3। जैसे देखिए, अगर मैं एक नंबर लिखूं 2/3, ये नंबर क्या है? ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है, बट ये दोनों आपस में 2 और 3 क्या है? को प्राइम, ठीक है। ये दोनों आपस में को प्राइम है। जैसे 5 और 7 आपस में को प्राइम है, 5, 7 और 11 भी आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर्स जिनमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर हमारी ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिस पर हम अभी आने वाले हैं, वो बेस्ड है। तो ये जो कंपोजिट नंबर्स हैं, वो कौन से होते हैं? दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स को अगर हम प्रोडक्ट करवाएं, और जो नंबर बनेगा वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि 6, 10 एक्सेट्रा, सो ऑन। जैसे कि 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं, 10 को हम 2 into 5 लिख सकते हैं। कोई भी दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स को हम अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे, उससे जो भी नंबर बनेगा वो नंबर हमारा क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को नंबर्स का तो पता चल गया होगा। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम बेसिक्स पढ़ेंगे, और बेसिक्स में हम कुछ प्रीवियस क्लासेस का काम देखेंगे, जिनमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एन से डिनोट करते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, चलते जाते हैं। होल नंबर्स, जिनमें 0 भी आ जाता है, चलते जाते हैं आगे तक। इंटीजर्स, जिन्हें हम जेड से डिनोट करते हैं, ये इसमें सारे पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। फिर रेशनल नंबर्स, वो सभी नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू 0 नहीं है, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, जो इन्हें हम एफ से डिनोट करते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। सेम डेफिनेशन। प्राइम नंबर्स, जो सिर्फ खुद के ही टेबल पर आए या सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2, 3, 5, 7। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। और प्राइम नंबर्स में दो फैक्टर्स हो सकते हैं। प्राइम नंबर्स में सिर्फ प्राइम नंबर्स में कितने फैक्टर होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। एक तो वो नंबर खुद, और एक 1। प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स, वो दो या दो से ज़्यादा नंबर जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन हो, उनको हम को प्राइम बोलते हैं। या दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स को की अगर हम एक साथ बात करें तो उन्हें हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फिर कंपोजिट नंबर्स, नंबर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने से जो नंबर बनता है वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर। इसके बाद ना ये हम 2 मिनट रुक कर देखेंगे। अब बेसिक्स के बाद हमें करना होता है रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब देखिए, रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स हमने ये सारा डिटेल में कर लिया। अब देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से। अब ध्यान से देखिए, इस सारे सेट को ना हम n भी तो बोल सकते हैं। तो मतलब होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। आप ना पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स बना सकें, ठीक है। थोड़ा कचरा हो जाएगा थोड़ी देर बाद जब हम काम स्टार्ट कर देंगे। तो इंटीजर स्टार्ट कर दिया है वैसे, और क्या करें? इंटीजर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स के अंदर ही होते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर जो इंटीजर्स हैं, देखिए इनमें होल नंबर्स आ गए, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जो रेशनल नंबर है उनमें ना ये तीनों ही आ जाएंगे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो, ठीक है। तो ना बच्चे कौन से? रेशनल से अलग कौन है? इरेशनल। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स दैट इंक्लूड्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो वो नंबर जिनमें, जब मान लीजिए हम ना एक ग्रुप बनाएं जिसमें ना रेशनल नंबर्स भी होंगे और इरेशनल नंबर्स भी होंगे, तो ये जो ग्रुप, ये जो सेट होगा ना, वो हमारा रियल नंबर्स का होगा, ठीक है।
जैसे ना एनसीईआरटी ना बहुत बढ़िया सी एक एग्जांपल देती है कि मान लीजिए एक लड़का या एक कोई भी बंदा नंबर लाइन पर चल रहा है, तो उस उसे ना हर एक कदम पर एक नंबर मिलेगा और उसके पास ना एक बैग है जो जिसमें हम इनफिनिट नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। तो ना जब उसने वो 1 से स्टार्ट करेगा और वहाँ पर मान लीजिए 1 1 है, 1 लिखा है, तो 1 को उठाकर उसने बैग में डाला, फिर वो आगे गया 2 को उठाकर उसने बैग में डाला। ऐसे सो ऑन वो चलता जाएगा। उसके पास ये जो सेट है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और सो ऑन चलता ही जा रहा है, इस सेट को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद वो वापस आए और वो ना 0 उठाकर भी डाल ले, ठीक है? तो ये सेट अब बना होल नंबर्स का। अब वो रिवर्स जाए और नेगेटिव नंबर्स को भी उठाकर डाल ले, ये बना इंटीजर्स का सेट। अब कुछ नंबर्स बीच में रह गए थे जो p बाई क्यू के फॉर्म में आते, जैसे कि 1 और 2 के बीच में 1/2 आएगा, सॉरी 1 और 2 के बीच में 3/2 आएगा, तो 3/2 को भी बैग में डाल लिया उसने। तो उसके पास ना रेशनल नंबर्स भी आ गए। अब ना वो बैग में कहीं से इर्रेशनल नंबर्स भी डाल ले, तो यानी कि रेशनल प्लस इर्रेशनल जो नंबर्स बनेंगे वो नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स। एक बहुत अच्छी सी स्टेटमेंट है नंबर लाइन के बारे में और रियल नंबर के बारे में। नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट है ना, वो एक रियल नंबर है। नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर आप इनफाइनाइट ज़ूम कर कर मार्क कर दें तो वो एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर एक नंबर जो नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है वो रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो रियल नंबर के बाद हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले ना हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यही आपकी 1.1 थ्योरम है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल ना हमारा सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हो चुका है, ठीक है? तो हम वो नहीं पढ़ेंगे जो सिलेबस में नहीं है, बट मैं थोड़ा-थोड़ा इंक्लूड कर दूँगा, जो बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, इसमें हम मेनली मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे और जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, उसमें ना हम मेनली डिवीजन के बारे में बात करेंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम पहले ना इसे ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसका क्या कहना है? ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मैथ्स में भी और मैथ्स के बाहर, मैथ्स के रिलेटेड सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह में। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसका क्या कहना है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यूनिकली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। रुकिए, मुझे पता है समझ नहीं आया, थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले तो कंपोजिट नंबर क्या थे? वो नंबर जो प्राइम्स को प्रोडक्ट करवाने से मिलते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या लिखा है? यूनिकली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। और वो जो मल्टीप्लिकेशन है अपने आप में यूनिक होगी। जैसे मान लीजिए 20 है, 20 तो सिर्फ ना 20 के पास ही ये जो अरेंजमेंट है फैक्टर्स की, इन्हें हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5, आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी हमने, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 जो हमारे पास ना बना है, ठीक है? ये जो प्रोडक्ट बनी है प्राइम्स की, ये यूनिक है अपने आप में। 20 को छोड़कर और कोई भी नंबर के पास ये नहीं होगी, ठीक है? अगर 25 होगा तो आपको पता है कोई कोई 5 इंटू 5 लिखेंगे, ठीक है? कोई भी होगा, अगर 21 होता तो हम 7 इंटू 3 लिखते, तो है ना, वो यूनिक होंगे अपने आप में। और ना इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, इसका मतलब क्या है? जैसे इस पर आते हैं, अभी देखें 99 है, इसे हम 3 इंटू 3 इंटू 11, ये अपने आप में यूनिक। 253 को 11 इंटू 23 हम लिख सकते हैं। अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर मतलब ना ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता कि हम उन्हें कैसे मर्जी लिखे। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 5 को हम 5 इंटू 2 इंटू 2 या 2 इंटू 5 इंटू 2, मतलब आएगा तो 20 ही, तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मींस एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स यूनिकली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। अब देखिए ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये आपको समझ आ गई कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसकी ना एप्लीकेशंस है कि ये हमें कहाँ पर काम देती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं पीवाईक्यूज के लिए, या आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत भी कुछ पता है, तो देखिए आपने ना ज़रूर देखा होगा कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई रूट 5 इज एन इरेशनल। बोथ बोर्ड्स के लिए कई साल ऐसे थे जब सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रूव दैट रूट 5 और रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 आर इरेशनल नंबर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ना हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेसिस पर ही करते हैं, मतलब इनका आपस में काफ़ी लिंक है।
टू प्रूव इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स, जैसे कि √5, 2 - √3, √3/2, इन नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये टॉपिक अभी कट है, ठीक है, हमें इसे नहीं पढ़ना होता, कुछ आप इसके बारे में 9th में भी पढ़ कर आए हैं, पर फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। टू एक्सप्लोर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, मतलब ना जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं आपस में, तो उनके ना एक डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता ही बनती है। तो अगर मान लीजिए 4/2 करते हैं हम, तो 2 आता, ठीक है, तो इसका ना कोई डेसिमल एक्सपेंशन आगे एक्सपेंड नहीं हो रहा, कोई बन ही नहीं रहा, तो ये खत्म हो गया यहीं पर, तो इसे हम लिखते हैं टर्मिनेटिंग, मीन्स एंड, टर्मिनेशन मीन्स खत्म, एंड, ठीक है, तो ये, ठीक है, टर्मिनेटिंग। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी डिवाइड आई हमारे पास जो ना खत्म नहीं होगी और बट रिपीट होती जाएगी, जैसे आप कभी भी 10/3 करेंगे तो 3.3333 सो ऑन आता जाएगा, और जहाँ से आपको पता है रिपीटेशन शुरू होती है, हम ये बार यूज कर देते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म नहीं हो रहा पर ये रिपीट होता जा रहा है। उसके बाद हमारे पास कुछ ना ऐसी एग्जांपल्स भी आ जाती है, ध्यान से देखिए, 3.53, फिर यहाँ पर 2 बार 5, फिर यहाँ पर 3 बार 5, या पाई, ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो खत्म होता है ना रिपीट होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब आपको पता ही है, पर आप ध्यान रखना कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, वो ही रेशनल नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स। और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, वो इर्रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले इर्रेशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग वाले रेशनल नंबर्स। इन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ना ये करने के बाद, यानी देखिए हमने कहाँ से शुरू किया? हमने शुरू किया रियल नंबर से, बेसिक्स किया, नंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया आराम से, फिर रियल नंबर्स की डेफिनेशन हमने देख लिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी हम देख चुके हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन देख ली, एग्जांपल्स देख लिए हमने, इसकी एप्लीकेशंस देख ली। अब क्या बचा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब ये क्या है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम? देखिए, ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, इसे पिछले साल और उससे पिछले साल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। इस साल इतना इसका यूज़ हमें नहीं है। इस साल ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एचसीएफ, एलसीएम और ये जो टू प्रूव इरेशनैलिटी वाला क्वेश्चन है, इससे बनेंगे, बट फिर भी उसे 2 मिनट हम दे देते हैं। इसका कहना क्या है? ये बहुत सिंपल है, और इसे आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन या ज़्यादा मत उलझिए, थोड़ा देखिए ध्यान से कि इफ़ ए इज़ डिवाइडेड बाय बी, ठीक है? अगर मतलब मान लीजिए ए इज डिवाइडेड बाय बी, इट लीव्स अ रिमाइंडर आर लेस देन बी। मतलब अगर मान लीजिए ए है, मैं मान लूँ ए तो हमारा ना 10 है, और मैं मान लूँ बी है ना हमारा, ठीक है, वो 3 है, तो मैं ना जब 10 को 3 से डिवाइड करवाऊंगा तो आपको पता है क्या आएगा ये। तो जब ना 10/3 किया मैंने, मतलब ना ए को डिवाइड करवाया बी से, ए इज डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, इट लीव्स अ रिमाइंडर आर, ये हमारा आया आर, और ये किससे छोटा है? इससे छोटा है, ठीक है, बी से। तो मतलब ना हम कभी भी दो नंबर्स को डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास एक रिमाइंडर बचेगा, और वो हमेशा ना डिवाइजर से छोटा होगा। इसे हम डिविडेंड बोलते हैं, इसे हम डिवाइजर बोलते हैं, इसे हम कोशेंट बोलते हैं, और ये हमारा रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर हमेशा बी से कम होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी, इससे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर इज लेस देन बी, आर हमेशा बी से छोटा होगा। कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इक्वल टू भी हमारे पास आ सकता है, बट वहाँ पर हम फर्दर मूव ऑन करेंगे, नहीं रखेंगे, हमेशा आर को छोटा रखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक्स। तो नहीं, कुछ रह गया, क्या रह गया? हमने बात नहीं की एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट बोर्ड साफ करने के बाद हम बात करते हैं इनके बारे में, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। अभी छोटी सी बात कर लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको पता है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ध्यान से समझिए, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स हैं आपके पास, और ना जब आप उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो उनमें जो फैक्टर मीन जो सबसे छोटा फैक्टर होगा ना, जो हाईएस्ट, सॉरी, जो सबसे बड़ा और सबसे कॉमन फैक्टर होगा ना, वो हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ को हम जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए, मान लीजिए 15 या 20 की एग्जांपल हम लें, और इनके हम कॉमन फैक्टर, इनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 15 को हम 5 × 3, 20 को हम 5 × 2 × 2 लिख सकते हैं,
इनमें क्या कॉमन है, 5 इसका फैक्टर है और 5 भी इसका फैक्टर है, तो ये कॉमन फैक्टर है, यही सबसे बड़ा है। तो HCF क्या निकलेगा, तो 5 इज HCF, ठीक है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब वो हम कैसे निकालते हैं, जैसे उसके लिए भी ना हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर ना इसमें आपको ना कॉमन फैक्टर देखना था, और इसमें कॉमन फैक्टर की जगह इसके भी सारे फैक्टर्स आपको लिखने हैं हाईएस्ट पावर में, और इसके भी सारे फैक्टर्स आपको लिखने हैं हाईएस्ट पावर में। देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 की पावर कितनी है कि 2, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1, 5 एक ही बार आया, ठीक है, 5 एक ही बार आया, तो 5 की पावर 1, तो ये 4 इंटू 3 इंटू 5 आपका क्या आएगा 60, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलसीएम। घबराइए मत, अगर आपको समझ नहीं आया तो हम इसे साफ कर कर करते हैं इसके बारे में बात। होपफुली आपको इतना समझ आया है, नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा। अभी अभी हमने बेसिक्स की बात की थी, इसके बाद ना अब हम किसके बारे में बात करेंगे, HCF और LCM के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में ज़्यादा बात करेंगे, और हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस बेसिकली पंजाब बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये उनके PYQs हैं, कुछ छोटे MCQs हैं, और ये काफ़ी ईजी हैं। तो आप चाहें तो HCM LCM HCF LCM, अगर आप चाहें तो HCF LCM समझने के जस्ट बाद वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं या देख लीजिए, ठीक है। अगर आप CBSE से बिलोंग करते हैं तब भी आप इन्हें देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ईजी होंगे। इससे जस्ट आगे अभी हम CBSE के क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए HCF या LCM, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन्हें हम आप ना थोड़ा ध्यान से अगर इन्हें पढ़ेंगे तो भी आपको समझ आएगा कि अगर ना 2 नंबर्स के फैक्टर्स हम बनाएं तो उनमें जो कॉमन होगा और जो हाईएस्ट होगा वो होगा हमारा HCF, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल आप समझते हैं जो उसके टेबल पर आए किसी नंबर के, तो 2 नंबर्स के लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स को हमें देखना होगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये 15 और 20 है, 15 और 20 आ गया, तो हम सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में 15 का आएगा 3 इंटू 5, 20 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए अगर हम इनके HCF की बात करें, ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फैक्टर 5, इसका फैक्टर 5, ये कॉमन है और ये हाईएस्ट है बोथ में, तो इन दोनों नंबर्स का HCF क्या होगा 5। सिमिलरली LCM, ठीक है, LCM देखिए HCF निकालने के लिए हमने इनमें कॉमन देखा, HCF निकालने के लिए हमने इनमें कॉमन देखा, LCM हम कैसे निकालेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिख दीजिए सारे, ठीक है, और उनकी हाईएस्ट पावर लिखिए। जैसे 2 है, 3 है और 5 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखा हमने, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये आपका आएगा 60। HCF तो आपको क्लियर हो गया। अगर LCM में अभी भी आपको थोड़ी गड़बड़ लग रही है तो आप थोड़ा इसे देखिए, जैसे 15 का टेबल और 20 का टेबल, 30 45 60 75 40 60, तो ना 15 का एक मल्टीपल है 60 और 20 का भी एक मल्टीपल है 60, तो यही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मल्टीपल है दोनों का है, कॉमन है, ठीक है, और लीस्ट है सबसे छोटा। इसके बाद भी आएंगे, देखिए यहाँ पर 90 आता और यहाँ पर कितना आता 70, नहीं यहाँ पर आता 80, और यहाँ पर कितना आता इसके बाद 105, ठीक है, और यहाँ पर कितना आता 100 और 120, इसके बाद यहाँ पर भी कितना आता 120, भी ना एक कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन मल्टीपल है, सॉरी, बट हमें ना लिस्ट सबसे छोटा देखना है, इसलिए हमने 60 को देखा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई भी 2 नंबर्स मान लीजिए A और B, अगर LCM ऑफ AB को हम HCF ऑफ AB से मल्टीप्लाई करवाएं, मतलब ना A और B का हम ना LCM और HCF की प्रोडक्ट करवाएं और A क्रॉस B, ठीक है, यानी LCM ऑफ AB और HCF ऑफ AB उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये आपका फॉर्मूला है एक, इसे आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे देखते हैं। हमने ना LCM ऑफ 15 इंटू 20 ये निकाल लिया, ये हमारे पास कितना है 60, यानी कि अगर 15 और 20 के लिए देखें तो ये वैल्यू है 60 इंटू HCF इनका कितना था 5, ठीक है, ये कितना आएगा हमारा 300, ठीक है, इतना आपको क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये फर्स्ट नंबर हमारा 15 था, सेकंड हमारा 20 था, ये देखिए ये भी आपका कितना आएगा 300, यानी कि ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है।
अब ना कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। अगर आप पीएससीबी से बिलोंग करते हैं तो ये ही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एमसीक्यूज में दिखेंगे। आपको एक तो एमसीक्यू आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपके क्वेश्चन पेपर में वो रियल नंबर से ही होगा। और एक जब ट्रू फॉल्स आप करते होंगे, आपको पता है कि आपके पैटर्न के हिसाब से आपको 32 छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको कितने 32 छोटे क्वेश्चंस हो गए 1 मार्क वाले, 1 नंबर वाले। उनमें से 16 तो आपके एमसीक्यू होगी, 7 आपके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस होंगे, 7 आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसे कर कर आपके पास 30। तो एक क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलेगा और एक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन भी आपको इन्हीं में से मिलेगा। तो आपके ना पीएससीबी के मॉडल टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन गिवन है, इसके ना ये पहला टाइप है हमारी क्वेश्चंस की, ठीक है। और ये बहुत इजी हैं। अगर आप सीबीएसई से बिलोंग करते हैं तो आप स्किप कर दीजिए थोड़ा सा आगे, ठीक है, या आपको नीचे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगी, वहाँ देख लीजिए। तो 81 ये फैक्टर ट्री दिया गया है आपको, 81 3 इंटू 27 81। और डैश मतलब ये देखिए, ये इस बॉक्स में क्या आएगा आपको पता है, 9 इंटू 3 27। तो ये इसका आंसर होगा आपका 9, ठीक है। ये तो बहुत बहुत ईजी था। ऐसे ही यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, सॉरी। यहाँ पर ना 6 आना चाहिए, 6 3 इंटू 2 6 होगा। तो ये आपका 6 आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि √3 - 5 इज एन। देखिए इर्रेशनल नंबर जो होता है ना आपका, अगर उसके साथ आपने प्रोडक्ट करवा दी, उसके साथ आपने डिवीजन करवा दी, उसके साथ आपने कुछ भी सब्ट्रैक्ट या ऐड कर दिया, तो वो एक इर्रेशनल नंबर ही बन जाता है। तो इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर आएगा। उसके बाद ना कुछ ट्रू फॉल्स आ गए हमारे पास। देखिए जो ट्रू फॉल्स हैं, √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर। √3 एक रेशनल नंबर नहीं है, सच है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसी के साथ ये देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, किस तरह से, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये ट्रू क्वेश्चन, ये इसका आंसर ट्रू आएगा सच में। ये तो हमारी फैक्टर वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थी, ठीक है। √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 एक इरेशनल नंबर है, ट्रू। ये भी आपका ट्रू। तो ये आपके तीनों ही क्वेश्चंस ट्रू हैं। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन जो है 7th है, इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं। ये देखिए, दो नंबर के LCM और HCF की प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इसका क्या आंसर आएगा, ये बी आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सिमिलरली देखिए 3√2 इज अ रेशनल नंबर। अभी हमने बात की थी, अगर रेशनल नंबर, थोड़ा ध्यान दीजिए दोबारा। जैसे √3 एक इरेशनल नंबर है, आपको पता है रूट वाले सारे नंबर इरेशनल होते हैं। तो एक इरेशनल नंबर के साथ किसी भी तरह से कांटेक्ट में कोई भी और नंबर आया तो वो कॉम्बिनेशन ही क्या बन जाएगा, आपका इरेशनल बन जाएगा। तो इज अ रेशनल नंबर नो फॉल्स, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर है। अब दोबारा ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके मॉडल टेस्ट पेपर और PYQ से, स्पेशली PSCB के। तो इसका कितना आएगा, 32 यहाँ से बन गया, यहाँ पर कितना आना चाहिए 8, 8 इंटू 2 16। तो ये फैक्टर ट्री वाली तो सुपर इजी क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए ये फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, HCF ऑफ AB क्रॉस LCM ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, ट्रू। ये 3-4 बार रिपीट हो गया। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इज दिस। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। ये देखिए 35 इंटू 4 आपके पास 140 आएगा। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर है आपका ये। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो 2 नंबर PSCB के तो सिक्योर आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम थोड़ा मीडियम और हार्ड पर जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं हमारे CBSE के कुछ छोटे क्वेश्चंस पर। इसके बाद ना हम बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले एक बार हम इन्हें देख लेते हैं। ये
कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई में कि देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। आपको ना ये पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम रेशियो कर दें किसकी, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर की और लीस्ट प्राइम नंबर की। अब ना लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, 4 होता है लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, इससे छोटा कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, और लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। अब ना हमसे पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ की। सबसे पहले तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम के लिए हमें फैक्टर्स की ज़रूरत होगी, इस 2 का तो 2 ही है, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 ये आएगा 2 पावर 2 मीन्स 4। तो इन दोनों का एलसीएम तो 4 ही होगा। और एचसीएफ क्या होगा, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 2, वो क्या निकलेगा 2। तो जब एलसीएम और एचसीएफ की हम रेशो करेंगे तो वो निकलेगी 4:2 यानी कि 2:1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। हम आपको समझ नहीं आया, देखिए कभी भी ना आपको लीस्ट बोल दिया अगर स्टेटमेंट में, तो मतलब ना एलसीएम की बात ही हो रही है। तो हमसे पूछा गया है कि एलसीएम, ठीक है, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स। तो हमें ना कोई ऐसा नंबर बताना है जो सबसे छोटा हो और 1 से लेकर 10 के बीच में, 1 और 10 इंक्लूडेड है, 1 और 10 इंक्लूडेड है। तो कोई भी नंबर जो 1 से 10 के बीच कोई भी नंबर से डिवाइड हो जाए वो बताना है कि इन चारों में से कौन सा है। तो अब हमें ना 1 से लेकर 10 तक एलसीएम फाइंड करना होगा सभी का। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आया हमारे पास। एक बार आप ध्यान दीजिए, मैं समझाता हूँ आपको ध्यान से। सबसे पहले ना हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। ये इसका तो 1 ही होगा, इसका 2, इसका 3, ठीक है, इसका 2 × 2, इसका हमारा 5 ही होगा, इसका 2 × 3, इसका 7, इसका 2 × 2 × 2, और इसका हमारा 3 × 3, और इसका हमारा 2 × 5। तो देखिए हमारे पास है क्या, हमारे पास एक तो आया 2, एक आया 3, एक हमारे पास आया 5, एक आया 7, ठीक है। तो ये ही आए बस हमारे पास 2 3 5 7। 2 की हाईएस्ट पावर देखिए कितने हैं, 4 2, तो 2 आई। 3 की हाईएस्ट पावर देखिए ये रही, ये भी 2 आई। 5 की हाईएस्ट पावर देखिए 1 ही है, 7 की हाईएस्ट पावर भी 1 ही है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो 4 × 9 × 5 × ये हो गया 35 हमारा, ठीक है। 35 टाइम्स 4 हमारा कितना आ जाएगा 140 × 9 ये आ जाएगा हमारा 252। तो ये होगा, ये डी आंसर होगा हमारा एग्जैक्ट आंसर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कि ना जो एचसीएफ है 65 और 117 का, उससे ना हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये पूछ रहे हैं कि देन द वैल्यू ऑफ एम, तो हमें एम की वैल्यू पूछी जा चुकी है। तो एम की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इन दोनों का एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। देखिए 65 का आएगा, हमें पता है किसके टेबल पर जाएगा, ये 5 × 13, ठीक है, फिर 13 × 1, ठीक है, और ये 117 ये जाएगा 3, ठीक है, 339। खुद से सॉल्व करके देख लीजिए आप, 90 और ऊपर से 27 ये पूरा, ठीक है। ये फिर 3 13 फिर 13 फिर 1। तो एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 13। तो मतलब कि हम ना इन दोनों के एचसीएफ को इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब कि हम 65m माइनस 117 को क्या लिख सकते हैं 13। तो देखिए 65m कितना आया, ये हमारा जाएगा 117 प्लस 365m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 130। तो ये हमारा होगा ये हमारा निकलेगा आराम से 2। तो m की वैल्यू होगी हमारी 2। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम आ चुके हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है
कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, देखिए ध्यान से, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। हमसे ना सम पूछा है, सम किसका, एक्सपोनेंट्स का, यानी कि जो पावर्स होती हैं ऊपर उनका, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट्स का इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो सबसे पहले तो हमें 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। वो क्या होगी, 196। तो अब जब हम 196 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये 2 से जाएगा, ये जाएगा हमारा 98, ठीक है। ये फिर 2 पर हमारा डिविजिबल होगा, ये कितना आएगा हमारा 49, फिर ये 7 7 7 7 1। तो यहाँ से जो एक्सपोनेंट, जो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स बनेंगे हमारे, वो बनेंगे 196 के, बनेंगे 2 × 7, इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2। तो देखिए 2 और 2 हमारा कितना आएगा 4। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो कितना आंसर आएगा 4, तो बी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो अब हम आ गए हैं हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी बार रिपीटेड है। मैंने कुछ सिलेक्ट कर कर लिखे हैं यहाँ पर, बट बोर्ड्स में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड HCF ऑफ 510 एंड 92, 510 और 92, यानी कि 510 और 92 का HCF हमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2023 में पंजाब बोर्ड में, ठीक है, सेट A, B और C तीनों में आया था। अब देखिए HCF हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जैसे 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगी और 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगी। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनमें से सबसे बड़ा कॉमन है, इनमें सिर्फ कॉमन ओनली 2 ही है। तो HCF हमारा कितना आया 2। अब देखिए फाइंड HCF एंड LCM। अब हमें देखना है सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है HCF और LCM हमें 96 और 404 का, मतलब 96 का और 404 का हमें LCM और HCF पता करना है। ये क्वेश्चन 2017 और 18 के मॉडल क्वेश्चन पेपर थे जो पंजाब बोर्ड के, उनमें भी था और CBSE के 2014 के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो 96 है उसके प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे ये, ठीक है, 2 × 4 × 8 × ये 16, ये 32 × 3, ये आपका 96 ही बनेगा। ऐसे ही 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगी, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें ना HCF लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ना 2 की पावर 2 ही, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 ही कॉमन, तो ना कॉमन फैक्टर जो है इनमें और जो सबसे बड़ा है वो ओनली 4 है, तो इन दोनों नंबर्स का HCF क्या आएगा 4। ऐसे ही LCM क्या होता है आपको पता है, 2, 3 और 101 को हम लिख लेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर 5, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 101 की हाईएस्ट पावर 1, ठीक है। तो इनकी प्रोडक्ट से हमें मिला 96 96, ये हमारा LCM था। तो ये भी आपको क्लियर, ठीक है। आप कॉपी पेन से खुद से इन्हें सॉल्व कीजिए। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। तो 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है। अब हमें इनका LCM फाइंड करना है। ये क्वेश्चन 2016 में, 17 में पंजाब बोर्ड में और 2023 के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में जो पंजाब बोर्ड ने इशू किया था उसमें गिवन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो सकता है इस साल आपको पूछा जाए। तो देखिए हमें ना HCF तो गिवन है और LCM हमें पूछा गया है। हमें फॉर्मूला पता है कि LCM ऑफ 2 नंबर्स इनटू HCF ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो देखिए जो HCF है हमारे पास इन दोनों नंबरों का वो तो 9 है, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में हो गया। 306/9 हम जब हम करेंगे तो 34 हमारे पास आएगा। 34 को जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा LCM आ जाएगा, ठीक है। हाँ थोड़ी ना इनकी कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने पहले इन्हें सॉल्व करके रख दिया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये इसमें कहा गया है कि एक्सप्रेस 5005 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 5005 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम हमें लिखना है।
तो देखिए हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले किस पर चलेगा, ये 5 पर, फिर इतना आएगा। अब आपको ना कुछ देर खुद से कर देखना होगा। जैसे यहाँ पर ना 1 है, ठीक है, तो 21 होता है जैसे, तो वो 7 के टेबल पर आता है, तो 81 होता है जैसे, वो 9 के टेबल पर आता है। तो ऐसे आपको कर देखना होगा थोड़ा। जब 7 बाय दिस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये फिर फर्दर 11 पर, फिर आपका 13 आ जाएगा, फिर दोबारा 13 पर 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे, ये आपको आता है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये CBSE 2017 में पूछा गया है। इसमें ना हमें क्वेश्चन गिवन है वेदर दिस नंबर इज अ प्राइम और अ कॉम्पोजिट नंबर। हमसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये एक प्राइम नंबर है या एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो देखिए ये जो नंबर है, ठीक है, 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4, इसमें क्या ये 12 गिवन है, देखिए, है ना। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। अब इस सब में से यहाँ पर भी 4 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। ये मुझसे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 1 आएगा। जब हम 4 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 4 जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 101 प्लस 1, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1। तो ये आएगा 4 इंटू, ये देखिए 910। तो इसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, या इसे हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉम्पोजिट नंबर, इसमें प्रोडक्ट आ गई, है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स से जो नंबर बनेगा वो एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो ये का कॉम्पोजिट नंबर है, ये का प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद CBSE 2019 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें हमें क्या कहा गया है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A और B। A को हम इस तरह से लिख सकते हैं और B को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये जो ना A है और B है, इन्हें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। X और Y हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें ना पूछा क्या गया है, हमें ना LCM पूछा गया है इनका। तो देखिए A को तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये प्राइम नंबर्स ही हैं, ठीक है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, और ये आएगा हमारा x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई 3 बार। तो देखिए जो एलसीएम होता है वो हम कैसे निकालते हैं, हमने ना पहले x लिख लिया, फिर हमने y लिख लिया। अब x की हाईएस्ट पावर 3 और y की हाईएस्ट पावर 3, तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है, हमें ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उठाना था। देखिए इन दोनों x में, यहाँ पर और यहाँ पर, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x है तो x आ गया, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है y√5 और √2 और इर्रेशनैलिटी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस। वो भी बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनके बाद तो अब हम आ चुके हैं हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो है कि प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। देखिए आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये भी CBSE और बोथ पंजाब बोर्ड के और कई सारे स्टेट बोर्ड्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। देखिए हम ऐसे क्वेश्चंस को, इन्हें हम इरेशनैलिटी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखते हैं। इनको हम कैसे प्रूव करते हैं, हमें ना सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड को, या कॉन्ट्रैरी मेथड आप बोल सकते हैं, उसे समझना होगा। जैसे ना मैथ में इस तरह के सम को सॉल्व करने के लिए हम पहले ना गलत स्टेटमेंट मानते हैं। हम ना खुद से अज्यूम करेंगे कुछ, हम मान लेंगे कि ऐसा है कुछ, ठीक है। हमने जैसे मान लिया कि √5 जो है वो इरेशनल नहीं, वो रेशनल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ना सॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ होगी और कुछ गलत प्रूफ हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए था हमारी कैलकुलेशन सही होने के बावजूद। तो कुछ गलत प्रूफ होने के कारण, ठीक है, हमें ये मानना पड़ेगा कि हमने स्टार्टिंग में ही गलत माना था कि √5 रेशनल नहीं इर्रेशनल है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में गलत माना था कि √5 रेशनल है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, हम मान लेंगे कॉन्ट्रैरी मेथड से हम करेंगे इसे, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि √5 है ना वो रेशनल है। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल है। तो √5 को हमने मान लिया √5 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। तो अगर ये रेशनल है तो इसे हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। A and B are co-prime numbers that they have no common factors other than 1। A और B co-prime numbers हैं, ठीक है, उनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हम पढ़ चुके हैं कोई दो ऐसे नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो कॉमन,
जैसे कि मान लीजिए 3/5, ठीक है, ये 3 और 5 को प्राइम नंबर्स हैं, इनमें ना 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ए और बी ऐसे हैं हमारे पास। तो देखिए बी यहाँ पर आया, ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर हम पहुँच गए। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर से 5 आ जाएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर, इसी ना हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब देखिए वो गया वहाँ 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, वहाँ पर डिवाइड में। अब हमें पता है ए स्क्वायर बाई 5 एज 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर ना 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ना, मैं आपको बताऊं कि 25 का स्क्वायर है, ठीक है, अगर 5 ना 25 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 25 को भी डिवाइड करेगा। आप ना कोई भी एक नंबर मान लीजिए जिसके स्क्वायर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो सिंपल नंबर को भी डिवाइड करता होगा, ठीक है। तो ना अगर ये थ्योरम भी है हमारी, ठीक है, अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। तो मान लीजिए ए बाय 5 डिवाइड करेगा तो कोई तो नंबर आएगा, वो नंबर हमने सी मान लिया, ठीक है। 5 यहाँ पर डिवाइड में था, वहाँ पर गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ तक आप पहुँच गए। अब एक बार हम दोबारा स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर, यहाँ पर हम पहुँच गए। इसे मान लेंगे हमारे सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड को यूज करने से हमें मिला कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब उस ए स्क्वायर की वैल्यू थी 5b स्क्वायर, तो यहाँ पर आया 5b स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया, 25 सी स्क्वायर के, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से 5 से 25 कैंसिल, यहाँ पर बचा 5, अब ये यहाँ पर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 5। अब देखिए बी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ठीक है। फिर से वही थ्योरम, अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5, ठीक है, बी को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो देखिए 5, देखिए ए बाई 5 भी हो रहा है ना, और बी बाई 5 भी हो रहा है, ठीक है, आपको समझ आ रहा है। यानी 5 है ना, ए और बी बोथ में कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, ठीक है, ध्यान से देखिए, हमें क्या पता चला, ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। क्योंकि देखिए जो फैक्टर्स होते हैं वो डिवाइड ही तो करते हैं। मान लीजिए 3 है, 3 अगर 6 का एक फैक्टर है ना, तो 6/3 होगा ना 2 मिले। अगर 3 6 को डिवाइड कर रहा है तो कोई तो फैक्टर निकलेगा, ठीक है। अब ए भी, ए को भी 5 डिवाइड कर रहा है और बी को भी 5 डिवाइड कर रहा है, तो कोई तो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। तो ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर। बट हमने तो माना था कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि ना हमने स्टार्टिंग में ही गलत अज्यूम किया था। हम दिस कॉन्ट्राडिक्शन अरोज बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल, देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल। तो ये सिंपल ही था, सबसे पहले हम मान लेंगे वो रेशनल है, फिर बेसिक सी कैलकुलेशन होगी, वहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर हम इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे कि ए स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा तो एक को भी करेगा, तो कोई नंबर सी आएगा। दोबारा हम स्क्वायर कर देंगे तो बोथ साइड ए स्क्वायर को हम इक्वेट करेंगे, हमारे पास ना ये सिचुएशन बन जाएगी जिसमें 5 बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और फिर 5 बी को भी तो डिवाइड करेगा। तो ए और बी में 5 एज अ कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई इस बात की कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही गलत माना था। तो होपफुली आपको समझ आया होगा।